अध्यापिका का स्तर बहुत ही ऊंचा माना जाता था। अध्यापिका का माँ का दर्जा एक दिया जाता था। आजकल कोई भी अपने बच्चों को एक तो अध्यापक नहीं बनाना चाहता। प्रिंसिपल अगर कुछ बोल दे बच्चे को, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो आप मानेंगे नहीं, केस हो जाते हैं 33 बातों पर। आप भी जब बीमार होंगे या आपके परिवार में कोई बीमार होगा तो आई होप किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे जिसने पैसे देकर डिग्री हासिल की हो। गांधी जी बहुत लॉयर थे, बहुत अमीर परिवार के भी थे, खुद भी बहुत अमीर थे, फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे। आप बहुत हैरान होंगे ये सुनकर कि ये बहुत ही नामी गनामी जो स्कूल हैं बड़े बड़े, उनकी बात मैं बता रही हूँ कि वो लिखने में तो पूरे का पूरा पैसा दिखाते हैं, सरकार को दिख भी जाएगा, लेकिन जो वो कैश में वापस लेते हैं वो उन्हीं की जेबों में चला जाता है, जिसे कि ब्लैक मनी कहते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में फंडिंग का मैंने बहुत सुना है कि फंडिंग आती है जी। या फिर किसी बड़े नेता का सपोर्ट है या किसी मिनिस्टर का, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही मिनिस्टर का है, वो मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, इधर उनके 4-5 स्कूल भी चल रहे हैं। पैसा जो इतना ज़्यादा बोलता है, हाँ। उससे आपको ऐसा लगता है कि ये सच में बच्चों का भविष्य खराब करने वाली बात है? हमें बच्चों को जज नहीं करना। अगर बच्चा हमसे कुछ सेक्स रिलेटेड इशू में भी बात कर रहा है तो हमें ओपन रहना है उसे सुनने के लिए और उसे सॉल्यूशन देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और पॉडकास्ट में, जहां पर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। लेकिन शिक्षा से बात चली है सुगंता.com के बारे में। सुगंता.com जो खास तौर पे तैयार है एक ऐसा ऐप जिसके ज़रिए आप इजीली अपने लिए कोई भी एक टीचर चूज़ कर सकते हैं। वो टीचर जो आपकी चॉइस का होगा, यानी कि अपने बच्चों का भविष्य आप सुगंता.com के साथ जोड़ के बिल्कुल सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपका बच्चा किस ग्रेड में कहाँ पढ़ रहा है। कहते हैं कि बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है, और मैं तो सभी मामा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुगंता.com की तरफ आज एक कदम बढ़ाएं। सुगंता.com पे जाएं, वहाँ पर अपने बच्चों के लिए अपनी चॉइस का टीचर जल्द से जल्द चूज़ करें। और यही नहीं, बड़े बच्चों के लिए मैं बता दूं कि वो अपने लिए खुद अपना टीचर भी चूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर? सिर्फ सुगंता.com पे। तो जाइए और रजिस्टर कीजिए सुगंता.com पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, जहां पर आज मेरे साथ हैं ज्योति जी। हाँ, ज्योति जी हमारे साथ हैं, प्रोफेशनली एज अ टीचर हैं और बहुत जागरूक रहते हैं बच्चों के बारे में। ज्योति जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में, जहां पर हम आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारे साथ जो ज्योति जी हैं, उन्हें 23 साल का अनुभव है शिक्षा के साथ जुड़ने का। तो ये सफ़रनामा कैसे शुरू हुआ? शिक्षक बनने की चाहत कब आई? अमित जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने पूछा कि मैंने ये जर्नी कैसे शुरू की। जी। मैंने ये जर्नी 23 साल पहले शुरू की थी। तब अध्यापिका का स्तर बहुत ही ऊंचा माना जाता था। अध्यापिका का माँ का दर्जा एक दिया जाता था स्कूलों में, घरों में, और हर महिला जो भी काम करना चाहती थी तो ये सोचा जाता था कि हाँ, अध्यापिका हैं तो आधा दिन का जॉब करेंगी और आधा दिन अपने परिवार को भी देख पाएंगी, बच्चे, फैमिली। तो बहुत इजी लगता था और पढ़ाना एक मेरा हॉबी है, तो इसलिए मुझे इस प्रोफेशन में आना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर परिवार का माहौल भी कुछ ऐसा है। मेरी माताजी प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं और ऐसे ही परिवार में और भी हैं जो कॉलेज के डीन रहे हैं, तो इसी तरह का माहौल रहा, तो एक हॉबी होने के कारण मैं इसमें आई। लेकिन आपने जो 23 साल आपने बताया कि 23 साल आप अलग अलग बड़े बड़े शिक्षक संस्थान में रहे, जी। कैसा अनुभव रहा उनके साथ? स्कूल सभी बहुत अच्छे होते हैं, पर मैंने एक बदलता हुआ माहौल देखा है। जैसे शुरू में अध्यापिका का एक जो दर्जा होता था, उसको आप बच्चे को आप समझा भी सकते हो, डांट भी सकते हो, पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि नहीं ये करना है या ये नहीं करना है। सही बात है, एक शिक्षा तो हाँ। टीचर ही देगा कि भाई क्या गलत है क्या सही है। जरूर। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो इतना बदल गया है कि अगर बच्चा कूद रहा है, भाग रहा है, तो एक अध्यापिका के पास ये राइट नहीं है कि वो उस बच्चे को कुछ कह सके या उसके पेरेंट्स को बुलाकर कह सके कि आपका बच्चे ने ये गलती की या किसी को मारा या कुछ किया। अगर कुछ भी शरारत की जाती है या कुछ भी किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेरेंट्स को कॉल करके हम काउंसलर के पास भेज सकते हैं। दैट इज़ इट। और पेरेंट्स का भी यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा जो बच्चा शुगर कोटेड है, जो कॉटन में से निकला हुआ है,
उसे बिल्कुल डांटा ना जाए, बहुत प्यार से पैम्पर करके रखा जाए। वो पढ़ना चाहता है, पढ़ वैसे तो एजुकेशन यही है कि जो बच्चा चाह रहा है उसको उस हिसाब से आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से माँ को अधिकार होता है अपने बच्चे को, कभी प्यार कर लिया, कभी डांट दिया, है ना? सही बात। तो हम भी स्कूल में रहे हैं अमित जी, बिल्कुल। हमें तो पढ़ती भी थी कभी कभी ना शरारत पढ़े तो करने मजा ही पे। नहीं आता, हाँ, मतलब डांट पड़ना, प्रिंसिपल का आके एकदम बोल जाना कि बाहर कैसे घूम रहे हो। बिल्कुल देखिए, हाँ वो सब और हमारे साथ आज अगर बहुत- प्रिंसिपल अगर कुछ बोल दे बच्चे को, नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तो आप मानेंगे नहीं, केस हो जाते हैं इतनी सी बातों पर। अच्छा, हाँ, आजकल का तो लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि आप बिल्कुल बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। आपको बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे हाथ लगाना तो लीगली ऑफेंसिव है। मतलब एसी में पढ़ना, एसी बिल्कुल। में गाड़ी में आना, हाँ, एसी हाँ। से बाहर नहीं निकलना, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ कह नहीं सकता, ना, बच्चा शुगर पढ़ेगा में ऐसे कॉटन में बिल्कुल बच्चा है, बचा के है। हाँ, तो वो वैसे ही रहेगा। तभी जरा सा भी गिरते हैं आप बच्चे, पहले हम कहते थे गिर गए चलो कोई बात नहीं भागो, साइकिल चला रहे हो भागो, हम कहते थे बच्चों को चोट लग गई कोई बात नहीं ठीक है हो जाएगा। पर नहीं, अब आपको उनको आधा घंटे के लिए मेडिकल रूम में भेजना है, रेस्ट करो, आराम करो, फिर आप अपना आराम से आओ। तो टाइम बदल गया है, ठीक है, हमें बदलते टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज़ पहले बच्चे भी माँ बाप के पास 5-5 6-6 होते थे और आजकल एक-एक हैं, और पेरेंट्स भी दोनों बिज़ी हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, उनके पास भी इतना समय नहीं है। उन्हें लगता है कि बच्चे ने ज़रा सी जो बात कह दी तो हमें उसके अगेंस्ट ही बोलना है, मीन्स स्कूल के अगेंस्ट हो जाएंगे या कोई और है तो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। दे हैव टू गिव द बैक जो भी अपनी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स उतना टाइम अब आजकल बच्चों को दे नहीं पा रहे। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं हमारे देश की वो जमा पूंजी है जो बैंक, हम जैसे बैंक में एफडी रखते हैं वैसे ही बच्चे जो है स्कूल में सेफ रहते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जो उन्हें वहाँ से शिक्षा मिलती है, तो क्या एज अ टीचर व्हाट डू यू थिंक अबाउट सत्यमेव जयते? क्या हम बच्चों को सच में सत्यमेव जयते की पहचान बता पा रहे हैं कि सत्यमेव जयते क्या है? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया अमित जी आपने। आई थिंक आप अभी आप वांगसुक जी का केस सुन ही रहे होंगे। जी जी जी। तो अभी उनका 16 डे का उन्होंने बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट दी है कि आप भी जब बीमार होंगे या आपके परिवार में कोई बीमार होगा तो आई होप किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे जिसने पैसे देकर डिग्री हासिल की हो। तो ये तो हम सभी चाहेंगे कि अगर हम कान का इलाज कराने गए हैं तो कान का हो, और आपके हिसाब से मतलब पेट का कराने गए हैं तो डॉक्टर को इतनी नॉलेज हो कि उसको क्या इलाज करना है। लेकिन अब तो इजीली पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा। इसीलिए बहुत लोग लड़ाई कर रहे हैं। इन्होंने जैसे अनशन पर बैठे, इतना इन्होंने देश को हिलाया कि जागरूक होइए, हमें ये हमारे ही बच्चों के लिए है, फ़ायदा नुकसान हमारे ही बच्चों का है। इसी से मुझे याद आ गया हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, बहुत लॉयर थे, बहुत अमीर परिवार के भी थे, खुद भी बहुत अमीर थे, फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे। तो उनको वहाँ से धक्का दे दिया गया था, तो उनको ऐसा एक झटका लगा कि बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ ब्लैक, उसके उनके साथ कुछ हुआ। तो उनको जिस हिसाब से शेक किया उन्होंने अपने आप को, एकदम स्विच कर दिया कि मैं पहनूंगा ही नहीं अंग्रेज़ी कपड़े, मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, मुझे अपने देश के लिए ही समर्पण करना है। तो ये हुआ सत्यमेव जयते, है ना, कि मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि मैं पूरे का पूरा अपने देश पर ही न्योछावर रहूँगा। धोती जो मेरे अपने देश की बनी हुई है, बुनी हुई है, और गमछा और डंडा, बस उसी के सहारे, जो भी अपनी जॉब के हिसाब से वो इस दुनिया में कहीं पर भी नौकरी कर सकते थे, आप मानते हैं? लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया कि नहीं, मुझे पहले फ़ाइट करना है। ना भी करते तो कुछ नहीं था, जाकर नौकरी करते, पैसा कमाते और जिस हिसाब से जी रहे थे जीते रहते। पर एक उन्होंने संघर्ष किया, तभी आज आप और मैं आमने सामने बैठकर इस विषय पर चर्चा कर रहे आज हैं। आपको लगता है कि आप सोनम जी जो कर रहे हैं वो एक क्रांतिकारी के रूप में कर रहे हैं? उनका उद्देश्य तो यही है, वो यही चाहते हैं कि अगर अपना समर्पण करके देश का कुछ उद्धार हो सकता है तो हमें एक एक स्टेप बढ़ाना चाहिए। जो उनकी सोच है वो तो यही है
जितने लोग उनसे मिलने गए, मीडिया उनसे मिलने गया, जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन सभी में हमें यही लगता है कि वो किसी ना किसी तरह से मोर और लेस यही चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो बढ़ना चाहिए। एजुकेशन प्रणाली में सुधार होना चाहिए। ये पेपर लीक होना और ये जो इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं जिन्हें आपने कहा हमारे देश का भविष्य है, तो उन्हें तरक्की करनी है क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अल्टीमेटली हमारा पर्पस सिर्फ हमारे बच्चे को बढ़ाना नहीं है, वो जो पूरा सिस्टम है उसको हमें बदलने के लिए सोचना चाहिए। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काम किया वो कितना ज़्यादा आपसे उनकी जो पॉलिसीज़ थी कि क्या एक शिक्षक बहुत ज़्यादा कमाता है, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि कभी अपने बच्चों को हम टीचर्स बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या फिर आर्किटेक्चर्स, या फिर कुछ बड़ा बड़ा ओहदा चाहिए, वकील बनाएंगे, हाँ, हाँ। है ना, तो कुछ नया करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, बच्चे को किसी छोटे मोटे काम में नहीं डालेंगे। तो एज अ शिक्षक का जो स्तर है आज की डेट में कितना पैसा कमा लेता है, सीधी सी बात। अमित जी, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है। जो पैसों की बात कही आपने, ये आजकल की सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। आजकल कोई भी अपने बच्चों को एक तो अध्यापक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बहुत जगह ये सुनने को आता है कि कहा जाता है आपको स्कूलों में 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन दिया जाएगा सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से, क्योंकि सरकार ने तो कह रखा है कि हर बड़े स्कूल में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको चूज़ किया गया है, तो आपको ये सब मिलना चाहिए। जो भी नॉर्म्स हैं, ठीक जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको मिलनी चाहिए, बिकॉज आप पूरे देश का भविष्य लिख रहे हैं। लेकिन वो नहीं होता। कई स्कूल्स में ये भी है कि आपको कहा जाता है कि पैसा दिया जाएगा, अकाउंट में आता भी है, लेकिन अकाउंट में आने से पहले कैश लिया जाता है। आप बहुत हैरान होंगे ये सुनकर कि ये बहुत ही नामी गिनामी जो स्कूल हैं बड़े बड़े, उनकी बात मैं बता रही हूँ कि वो लिखने में तो पूरे का पूरा पैसा दिखाते हैं, सरकार को दिख भी जाएगा, लेकिन जो वो कैश में वापस लेते हैं वो उन्हीं की जेबों में चला जाता है, जिसे कि ब्लैक मनी कहते हैं। और अभी इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी चलती है और बहुत स्कूलों के ऊपर आती भी है, टीम्स भी लगती हैं जो कि इन पे Audit निगरानी, ऑडिट टीम लगती है जो कि पूरी निगरानी करती है। लेकिन अगर उन्होंने ये सब किया है, जो भी ब्लैक मनी को करना, तो उनके पास तोड़ भी बहुत होते हैं। मतलब ऑडिट भी बिक जाता है। ऑडिट अब बिकता है या उसका कोई तोड़ निकल आता है, लीगली कुछ निकल आता है, तो वो तो उनके इंटरनल मैटर है। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से घुमाती हैं चीज़ों को, तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम आपका लोग कहने का मतलब है कि आपको 60-70 हज़ार रुपए का जो अमाउंट है, मान लेते हैं एक जो टीचर की कहा सैलरी जाता है, है जी, कि वो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली आपको 70,000 रुपए इस हाथ में दिए जाएंगे, एग्जैक्टली। और इधर से आपसे आपके 15,000 रुपए जो है आउट हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही वो आउट हो आपके जाएंगे। अकाउंट में आने से पहले आउट हो जाएंगे। अच्छा। और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो ऐसा भी होता है। कई स्कूल्स में तो पहले ही कह दिया जाता है, मात्र जैसे ये मजदूर की होती है सैलरी 20-25 हज़ार, वो दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसा आज की डेट में, हाँ, बहुत बहुत जो अच्छे स्कूल्स हैं, कुछ बहुत अच्छे भी इस तरह से हैं, मैं नाम किसी भी स्कूल का नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में ही जॉब किया है दिल्ली में। बहुत बहुत कुछ अच्छे स्कूल्स भी हैं जो पूरा पेमेंट देते भी हैं। और लेकिन आज जो एक टीचर है जिसका काम ये सोचा जाता था कि एक अध्यापक ने पढ़ाना है, जी। उसके साथ साथ जो 50-60 और भी ऐसे काम हैं, फाइल्स को बनाना, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए लेकर जाना, और वो सब तो है साइड बाय साइड, पर उसके साथ आपको एनुअल डे में बोर्ड्स डेकोरेट करना, और वो सब भी जो है, जो कि एक टीचर का काम नहीं है। सपोज आप फिजिक्स के टीचर हैं, आपको नहीं पता कि आपको इस बोर्ड के ऊपर किस तरह से कलाकारी करनी है, आपका फोटे नहीं है ड्राइंग वगैरह का, बिल्कुल बिल्कुल। बट क्योंकि आप उस स्कूल के में काम करते हैं, आप वहाँ से पैसा लेते हैं, तो एक तरह से आप वहाँ के मजदूर बन गए। तो मतलब कोई टीचर नहीं आया तो आपको आना है, आप कर नहीं सकते। अगर आपका 7 बजे तक का स्टे बैक है तो आपको करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप अगर जॉब में हैं तो आपको करना है, आपके पास नहीं है ये ऑप्शन कि आप ये कह सकें
कि मेरा काम जो था वो 2 तक था या 2:30 तक था, तो मैंने अपना बहुत अच्छे से किया है जो भी मैंने 40। प्राइवेट स्कूल्स में फंडिंग का मैंने बहुत सुना है कि फंडिंग आती है, जी। या फिर किसी बड़े नेता का सपोर्ट है, या किसी मिनिस्टर का, पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही मिनिस्टर का है, वो मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, इधर उनके 4-5 स्कूल भी चल रहे हैं। तो ये फंडिंग आना और जाना, क्या इनके साथ कोई संबंध बना रहता है स्कूल्स का और इनका आपस में? अमित जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। हमारे मंत्रियों के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारी जनता भी जानती है। इन्होंने बहुत बहुत स्कूल्स बनाए भी हुए हैं और बहुत स्कूल्स में इनका हाथ भी होता है। ये तो हमें पता है कि काले धन को इधर से उधर कैसे किया जाता है। तो जब वो एजुकेशन में चला जाता है तो उसे वाइट करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन को एक सोशल सर्विस माना जाता है, एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जो कि भलाई के लिए काम कर रहा है। और आजकल तो 25% EWS कैटेगरी का भी स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि निम्न जाति वर्ग के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है स्कूल को पे करने का, वो भी हमारे जनरल बच्चों के साथ ही पढ़ेंगे। अब मतलब इसमें आप ये बात मानते हैं कि हमारा देश में गरीब अभी भी है? गरीबी तो हमारे देश में है और ये एग्जिस्ट करती है, और कई कई बार तो मैं अब आपको चलिए बताती हूँ, कई सर्टिफिकेट ऐसे भी होते हैं जो बनवाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाया भी जाता है। और कभी कभी जेन्युइन भी होते हैं मेड्स के बच्चे, या ये 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो भी बड़ा स्कूल होता है। वैसे उन बच्चों को कोप अप करने में थोड़ा सा मुश्किलात तो आती है, क्योंकि इतने सारे जो बच्चे गाड़ियों से उतर कर आ रहे हैं, या उनकी फैमिलीज में सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, शुगर कोटेड है, और फिर एकदम से ये बच्चे जो कि झुग्गियों में रहते हैं ये बीच में आते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। तो कोशिश की जाती है कि जो बने हुए हैं सर्टिफिकेट्स वो ही बीच में ले लिए जाएं। और जो आपने मंत्री वाली बात कही है वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो क्या चलता है, पैसे को कहाँ से कहाँ घुमाया जाता है और किस तरह से उन चीज़ों को गोल 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 करके ब्लैक की मनी को वाइट किया जाता है और उस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। क्या सच में ही आपने जो अभी बात करी कि फर्जी डिग्रीज, फर्जी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं स्कूल में एडमिशन्स लेने के लिए, हाँ। क्या बड़े स्कूल्स के जो मतलब जो बच्चों के एडमिशन्स होते हैं, अब कोई बच्चा फेल हो गया, मान लीजिए 9th में फेल हो गया, हाँ। तो क्या उसे एकदम 10th में एडमिशन चाहिए? तो क्या 9th वालों को, फेल वाले को स्कूल पूरी चीज़ें प्रोवाइड करके 10th में एडमिशन दे सकते हैं? देखिए, 10th और 12th में वैसे जनरली स्कूल्स एडमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये बोर्ड की क्लासेस होती हैं। ये जो रिज़ल्ट होते हैं ये पूरा ऑल ओवर इंडिया डिस्क्लोज़ किए जाते हैं, तो ये स्कूल की अपनी रेपुटेशन का सवाल रहता है। तो वो जनरली 10th और 12th में एडमिशन अवॉइड करते हैं जब तक कोई मोटी रकम हाथ में नहीं आती। अच्छा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दूसरी क्लासेस में आपने सपोज़ पैसा दिया है, आपके पास है 10, 15, 20, 25 लाख रुपया देने के लिए, तो आपने दे दिया और एडमिशन आपको किसी भी क्लास में मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन 10th और 12th ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्कूल का अपना जो स्टेटस है, स्कूल का अपना रिजल्ट है, वो डिस्क्लोज़ किया जाता है। तो वहाँ पर स्कूल पीछे हट जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना। आप मानेंगे कि क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ सामने दिखने लग जाएगी तो स्कूल उस चीज़ से पीछे हो जाएगा, एक स्टेप पीछे ले लेगा। और जो चीज़ें पीछे पीछे चलती जाती हैं उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इवन नर्सरी क्लास में बहुत अच्छा हमारी सरकार ने किया हुआ है कि आपको टिकट एक वो होता है ना, वो सिस्टम निकाला है कि आपको पिक करना है, जिसका नाम आया उस बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके बावजूद भी ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें जो पैसा देकर स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो जो VIP कोटा होता है वो तो है ही, वो तो हर जगह पर रहता ही है, खाली स्कूल्स की बात नहीं है, कॉलेजेस में हर जगह पर वो एक कोटा तो है। लेकिन ये जो पैसे देने वाली बात है वो चलती है, वो ज़रूर से है, एग्जिस्ट करती है। मतलब पैसा बोलता है। पैसा तो पैसा तो सर बोलता ही है। जो ये पैसा जो हर जगह इतना बोलता ज़्यादा है। बोलता है, हाँ। उससे आपको ऐसा लगता है कि ये सच में बच्चों का भविष्य खराब करने वाली बात है?
तो इसमें ना एक बहुत अच्छा सा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सुना किस्सा कि ये इंडिविजुअल डिफरेंस जो मैं आपको कह रही थी कि एक बच्चे ने जंतर मंतर पे जाकर धरना देने का सोचा। ये जो नेट के पेपर लीक हुए हैं, अब उसके पिता ने बोला कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं तुम्हारे पर इतना पैसा लगा सकता हूँ और लगा रहा हूँ, मैंने तुम्हें एडमिशन भी दिलवाया, मैं तुम्हें सब, तुम उन बच्चों के साथ क्यों खड़ा होना चाहते हो? भाई तुम्हारा क्या फ़ायदा है इसमें, है ना? उसको, लेकिन उस बच्चे ने जो जवाब दिया, आप दंग रह जाएंगे। उस बच्चे ने कहा कि मेरा पिता जो है वो पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ हमेशा रहूँगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो पैसे के दम पर कुछ भी करना चाहते हैं, वो मेरी ही वैल्यूज़ को दबा देंगे किसी दिन पैसे के दम पर। तो मैं वो नहीं चाहता, वो कभी भी मुझे भी पीट करके खड़े हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको हर बात में सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है। और मैं अपने यूथ के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, मैं इस बात पर लड़ाई करना चाहता हूँ जो सही है, जो सत्यमेव जयते आपने शुरू में कहा था ना, ये बच्चे आज के जो यूथ हैं, जो सच में दिल से मानते हैं, ये इसको प्रूव करना चाहते हैं। अभी हमारे ये आमिर खान जी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि वो तो वांगचुक जी को जानते ही ना, आपने सुना होगा आमिर जी, है ना, हाँ, कि वो वांगचुक जी को जानते ही नहीं है। तो ये तो हमारी जनता जानती है कि पूरी पिक्चर जो 3 इडियट है वो कहाँ फिल्माई गई थी, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे फिल्माई गई थी, कहाँ फिल्माई गई थी और किसके नाम पर थी, किसका वो कॉलेज है जिसने इस तरह से बनाया हुआ है पूरा। जी। तो आज इतनी बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, मैं तो जानता ही नहीं, कुछ उनको क्रेडिट नहीं दिया गया उस मूवी का कि उनके नाम को इस्तेमाल किया गया था जी। तो अमित जी, उनको शायद ना अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ी सी फुर्सत ही नहीं मिली कि वो वांगचुक जी के बारे में सोच सके। पहली शादी हुई, दूसरी हुई, अब माशाल्लाह तीसरी भी हो ही गई है। तो मुबारकबाद देंगे कि, लेकिन हाँ ये बात है कि उन्हें बोलना चाहिए था, कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहिए था। उन्होंने साफ कह दिया, मुकर गए कि मैं तो जानता ही नहीं। पर उन्होंने पूरी फिल्म बना ली, पूरी फिल्म चल गई, उनके नाम को इस्तेमाल किया गया और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया और बाद में आप भूल गए हैं। आप, जो इंसान हमारे देश के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आप अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी मत बोलिए। आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ से बाहर आना ही नहीं चाहते तो जहां है वहीं रहिए। जी हाँ, आप अभी कमेंट करके भी बता सकते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि आमिर जी ने थोड़ा सा हट के स्टेटमेंट दे दी है कि साफ साफ मने कर दिया कि नहीं यार, हम तो आने नहीं, हम तो जानते ही नहीं है यार। अगर आप ना कहना चाहते हैं तो आप हाँ भी नहीं कहिए, आप कुछ भी मत कहिए, न्यूट्रल रहिए ना, ठीक है, न्यूट्रल रहिए। अगर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आप जाइए, आप जाओ भी कर रहे हैं आप करिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके कुछ और कलाकारों ने तो बोला कि भाई इतना ऐसे हम सोनम जी को खोना नहीं चाहते, आप प्लीज अपनी अनशन तोड़ दीजिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड वालों ने भी अब पूरा साथ देना शुरू किया। सोनम जी की जो लड़ाई है वो पढ़ाई को लेकर है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, सरकार, हम निवेदन करेंगे सरकार से कि वो उनसे मिलें और उस पर आगे बढ़ें, ताकि भला तो देखिए हमारे समाज का ही होगा। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ाई अच्छी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देश भी बढ़ेगा। तो अगर सरकार कोई सॉलिड स्टेप लेती है तो हमारा फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल। अब ये जो पैसों की बात है, जो हमारे नेताओं की बात है, ये सब तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। अगर इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो ये हमारी सरकार ही कर सकती है अमित जी, या आप और हम जैसे लोग जो सामने आकर बोलने की हिम्मत करते हैं। डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो मीडिया है वो इतनी जागरूक हो चुकी है कि छोटे छोटे चैनल्स पे के जरिए भी जब हम इजीली जिस टॉक के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, बिल्कुल कि चलिए थोड़े से मुद्दों को हम उठाते हैं, गर्म करते हैं, हाँ। फिर हमारी जनता उस पर अपने कमेंट करती है। फिर अगर आपको अच्छा लगता है हमारी टॉक तो आप शेयर भी कर सकते हैं ना, नो डाउट। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये चीजें, हमारा यूथ है वो बहुत अवेयर है। बिल्कुल। जो बच्चे जंतर मंतर पे बैठे, जिन्होंने वहां जाकर धरने दिए, जिन्होंने वहां जाकर साथ दिया एक दूसरे का, वो खड़े हैं एक साथ, वो लड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ हमारी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए हम बता दें कि जब तक ये ब्रॉडकास्ट जब शूट हो रहा है, तो आज की एक बेहतरीन वाली खबर, खतरनाक वाली खबर और बहुत ही सॉलिड खबर ये है कि सफदरजंग तक अब जो है सरकार ने एक कदम उठाया कि
सोनम जी को सफदरजंग में एडमिट करा दिया गया है। जब तक हम ये बना रहे हैं आज ब्रॉडकास्ट, तो बिल्कुल हम बता दें इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए कि जब तक ये बन रहा है तब तक अंतिम पड़ाव हमें जो न्यूज़ मिल रही है जी। वो सोनम जी को जो है सफदरजंग में एडमिट करा दिया है। नहीं, आप, हम और हमारी जनता, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो। अगर सरकार और वो मिलकर आपस में कोई डिसीजन लेते हैं जो कि सबकी भलाई के लिए, तो हम उनके साथ हैं। और अगर हमारे समाज को कोई अफेक्ट होता है तो हम तो आवाज़ करेंगे। डेफिनेटली आवाज़ उठाने के लिए ही ये इस तरह के पॉडकास्ट बनाए जाते हैं कि हम जिस भी गणित मुद्दों को उठाते हैं जो गड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं और समाज को बहुत ज़्यादा खोखला कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन करना हमारा अधिकार है, बिल्कुल। जवाब देना सरकार का अधिकार है। हमारे साथ यूथ है, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो कि इस चैनल को भी सपोर्ट करते हैं और हमारी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। डेफिनेटली। तो हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं हमारी आवाज़ को उठाने के लिए और टॉपिक्स वो हमारे सामने लाएं, बिल्कुल, जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं और उनको हम और प्रभावशाली बना सकते हैं। ज्योति जी, अब बात जब इतनी ज़्यादा हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना अब आप मुझे वो बताएं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जब बात होती है तो आपको कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर्स जब आते हैं तो किस लेवल पे आते हैं, और फिर बात आती है पैसे की कि आप कितना ज़्यादा उनसे डिमांड्स करते हैं टीचर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि भाई टीचर्स जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा डिमांड करेगा। एज अ प्रिंसिपल जाएगा तो और ज़्यादा, वाइस प्रिंसिपल जाएगा तो और ज़्यादा, और यहाँ तक कि डायरेक्टर्स के पीछे भी कुछ स्टोरीज होती हैं जो डायरेक्टर्स नहीं होते लेकिन एक नकली डायरेक्टर बना के बैठा दिया जाता है। वो क्या स्टोरी है? देखिए, अब ना सरकार ने पेमेंट मेथड्स को बहुत क्लियर कर दिया गया। अब प्रिंसिपल की या इनकी सबकी सैलरीज को एक पे कमीशन में बांध दिया गया है। तो अब एक्स्ट्रा कोई डिमांड कर नहीं सकता और कम कोई ले नहीं सकता। हाँ, अगर आप उनकी किसी ब्लैक मनी में इंटरनली हेल्प कर रहे हैं, कोई सीए आपका इन्वॉल्व है या कोई किसी भी तरह से आप उनको अलग तरह से मदद कर रहे हैं, वो एक अलग इशू हो जाता है। क्योंकि सरकार ने पैसों के लिए निर्धारित कर दिया है तो अब आपको जाकर सिर्फ अपनी पोस्ट बतानी है कि आप पीजीटी हैं, टीजीटी हैं या आप क्या लेक्चरर हैं, जो भी हैं, उसके लिए पहले ही वो तनख्वाह जो है वो निर्धारित है। आपको जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, वो आपको वो पे करते हैं, और जो नहीं पे करते हैं वो आपसे उसके बारे में बार्गेन करते हैं। अगर आप अग्रीड हैं, इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन है, जिस हिसाब से उनको जॉब मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कम है। अभी वो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ और उतना पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा। अगर कोई हमारा पीजीटी टीजीटी टीचर है तो अगर उसकी तनख्वाह 80,000 फॉर एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए, तो उसी तनख्वाह में उसी जगह पर कोई भी टीचर 20-30 हज़ार में अगर करने को तैयार हो जाती है तो स्कूल या कॉलेजेस उसको प्रेफर करते हैं और एक्सपीरियंस टीचर्स को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है। तो ये भी इश्यूज चल रहे हैं। पैसा जितना कम दिया जाए उनके लिए उतना अच्छा है, और जितना उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, स्कूल को या कॉलेजेस को, एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 15,000 में या 25,000 में कोई टीचर मिल रहा है तो उसको पहले ले लेंगे फटाक से। विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए क्वालिटी क्या दे रहे हैं आप बेसिकली? आप और हम ये चीज समझते हैं, हमारी जनता ये चीज समझती है। तो बड़े बड़े स्कूलों के नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं है कि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिन्होंने ये चीजें कर रखी हैं। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अमित जी, बहुत बढ़िया सवाल। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो पेरेंट्स को हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। जिस तरह से हम उनके लिए खड़े हो रहे हैं, एक स्टेप आगे ला रहे हैं, उन्हें भी जाकर पूछना चाहिए, स्कूल में पता करना चाहिए कि जो टीचर उनके बच्चों को पढ़ा रही है या जो उनको आगे ले जा रही है, उसको खुद कितना एक्सपीरियंस है या उसकी क्वालिफ़िकेशन और क्या उसका तजुर्बा है, किस तरह से वो पढ़ाती है। उनको कैमरा का एक्सेस भी देना चाहिए सो दैट पेरेंट्स देख सकें कि बच्चे को क्या एजुकेशन मिल रही है एक्चुअल में, जिसके लिए वो स्कूल को पे कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं, हम उनके साथ हैं हर वक्त हर समय, और थोड़ा सा वो आगे बढ़ें तो हम तो, आप तो हैं ही हैं आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ मिलकर। बिल्कुल। लेकिन सच में ये जो
कहते हैं कोई, आपने बताया कि एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं पैसे भी लगते हैं, गांधी जी का सहारा लिया जाता है, पैसे जाते हैं। तो ये सच में ऐसा होता है कि आप पैसा लेके सीधा प्रिंसिपल के रूम में चले जाएं और वहाँ पे जाके बोल दें? तो कोई मीडिएटर बीच में ऐसा नहीं, चलता है बहुत क्या ऐसे? बहुत बहुत तरीके होते हैं सर, इसमें बार्टर सिस्टम भी आता है। बार्टर सिस्टम इसमें? आए आप एसी लगवा दीजिए स्कूल में, क्या 15 बात है! 20 25 लगवा दीजिए, काम खत्म, आपका पैसा पहुंच गया अंदर। या आप उनका कोई अगर बिल्डिंग बन रही है, आप वो बिल्डिंग बनवा दीजिए, कोई घर बन रहा है पर्सनल, आप वहाँ लगवा दीजिए, तो हो गया काम, आपका पैसा पहुंच गया। ये मोटी रकम की बात है। छोटी मोटी रकम तो किसी और के ज़रिए भी पहुंच जाती है, 1 2 3 लाख तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ और बड़े अमाउंट की बात होती है, वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से फेवर्स भी किए जाते हैं। तो हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है पैसा अंदर आने का, क्योंकि काला धन इतने आराम से दिखाया नहीं जाता। वो आपको भी पता है, जनता को भी और हमें भी। तो वो जिस तरह से घूमता है, उसको उस तरह से घूमने के तरीके निकाले जाते हैं। कागज़ों में भी नहीं दिखेगा, काम भी हो जाएगा और पैसा भी आ जाएगा। क्या बात है भाई! कहते हैं कि टीचर से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं होता। और मतलब इतनी तो सोच हम सोच भी नहीं सकते एज अ पेरेंट्स भी। लेकिन जब बच्चे एज अ ट्यूटर की डिमांड करने लग जाते हैं, कुछ बच्चे जो है कहते हैं भाई मुझे अपना ट्यूटर चाहिए, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, आजकल तो ट्यूशन एक तरह से मैंडेटरी हो गई है। चाहे आपका बच्चा कितने भी बड़े स्कूल में है, वो ट्यूशन लेगा ही लेगा। अब ये नहीं समझ में आता कि पेरेंट्स स्कूल में भी पैसा दे रहे हैं और कम नहीं देते, महीने का 10 15 20 हज़ार तो मिनिमम अमाउंट है। जी बिल्कुल। पैसा वहाँ भी दे रहे हैं और पैसा वो ट्यूशन्स को भी दे रहे हैं। अगर वही एजुकेशन उन्हें स्कूल से मिल जाती है या अच्छे अध्यापक वहाँ बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की। 3 बजे 4 बजे बच्चा पहले ही घर आ रहा है, खाना खाने का उसको फुर्सत नहीं मिली, फिर वो ट्यूशन में निकल गया। बच्चे के पास टाइम ही कहाँ रहा खेल कूद का। हम कहते हैं पूरा संपूर्ण विकास होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। खेलना कूदना, बातचीत करना, डिबेट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे में होनी चाहिए। म्यूज़िक, डांस, जो भी वो करना चाहता है। अगर वो अपने इमोशंस को निकाल ही नहीं पाएगा, उसके पास जो उसको पसंद है म्यूज़िक डांस वो नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे अपने तभी तो सुसाइड्स बढ़ते हैं सर। क्यों अभी ये 10th के और 12th के बच्चे, आज छोटे छोटे से बच्चे, उनको इतनी चिंता है कि वो अपनी ज़िंदगी की कीमत इन नंबरों से कम आंकते हैं। क्यों? अभी रिसेंटली जैसे अभी जयपुर में हमारे साथ देखने को मिला कि चौथी मंजिल से एक छोटी सी बताइए। बच्ची, वो भी 4th स्टैंडर्ड की, बताइए। अब 4th आप स्टैंडर्ड की लड़की ने सुसाइड कर लिया। कितने नंबर उसको चाहिए थे, आप ये बताइए कि उसकी ज़िंदगी कम पड़ गई। लेकिन उसकी ज़िंदगी तो चली गई, लेकिन जब टीचर्स की बात चल रही है तो उन टीचरों के लिए भी उन पे एफआईआर हो गई। मतलब क्लास टीचर का उसमें जो दोष माना गया है, प्रिंसिपल का उसमें दोष माना गया है, उसमें उस एफआईआर में उस ऑर्गेनाइजेशन का दोष माना गया है। देखिए, ये तो पूरा लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम जी है, ये गोल गोल घूम रहा है। इसमें टीचर्स भी आएंगे, इसमें स्कूल भी आएगा, इसमें पेरेंट भी आएगा, इसमें बच्चे की साइकोलॉजी भी आएगी। अगर हमें बच्चों को ये माइंडसेट से बदलना है, तो हमें उनको विकास के लिए टाइम देना पड़ेगा। जी हमें उन्हें अच्छे टीचर्स भी प्रोवाइड करवाने हैं, हमें उनके इमोशंस को बाहर निकालने के लिए उनको तरीके भी देने हैं। हमें उन्हें ये भी बताना है कि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल। ये नंबर, ये सब कुछ इतना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़े। अब ये एक बच्चा नहीं गया, उसका पूरा परिवार गया ना। हमने तो कह दिया वो बच्चे ने सुसाइड किया, वो जो पूरी उम्र पेरेंट माता पिता इस बात को सोचेंगे, आप उनकी कंडीशन सोचिए। अगर पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में स्टेप उठा लिया जाए, अगर हमारी जनता हमारे साथ जुड़ जाए, पहले से ही हम इसके लिए जागरूक हो जाएं। जो वो बच्ची है वो खाली उस माता पिता की नहीं थी, वो हम सब की थी। वही आगे चल के जो हाँ, है हमारे चांद पे जाने वाली एक बिल्कुल नेक्स्ट लेडी बन सकती थी। भावी विकास वही भावी विकास के लिए एक नींव होती है। हाँ। हमने एक सच बताया तो उस बड़े वाले बैंक से एक कॉइन खो दिया। बिल्कुल। वो कॉइन कितना एक काम का था, एक तरह से जैसे मैंने शुरू से कहा था कि हमारे बैंक का जितना भी पैसा होता है वो बैंकों में सुरक्षित हो ना हो, लेकिन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और जब सुरक्षा की बात चलती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर या 5th फ्लोर, आपने कई जगह देखा होगा कि मॉल्स के अंदर भी जो है 1st फ्लोर पे एक बड़ा सा जाल लगा दिया जाता है ताकि
ऊपर जाके कोई सुसाइड ना कर ले। सर जगहें बंद करने से क्या होगा आप बताइए? माइंड सेट चेंज करने से होगा ना। विकास कैसे होगा? जब बच्चे बदलेंगे, बच्चे अपनी सोच बदलेंगे। बच्चों के दिमाग में ये बात आई ही क्यों कि उनकी कीमत, उनकी ज़िंदगी की कीमत पैसों से या नंबरों से आंकी गई है? सही बात है। क्यों आई? क्यों बच्चे ने ये बात सोच ली कि मेरे नंबर अगर 90 नहीं आए फॉर एग्जाम्पल तो मुझे मर जाना चाहिए? क्यों? या फिर ये एक बच्चा दूसरे बच्चे को जो बातें करता है, comparison है ही कंपैरिजन क्यों? होता है, टॉर्चर होता है। ये क्यों है? बच्चे एक दूसरे को पिन करते हैं कि हाँ। अरे तेरे तो कम नंबर आए हैं यार, और ये जो तुमने तो bully ये किया ही करना- नहीं है। पुली करना एक दूसरे हाँ, को। तो ये सर ये हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में अब जो सोनम जी हमारे लिए लड़ रहे हैं वो हम सबको एक तरह से अपने अपने लेवल पर एक आवाज़ उठानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक एक छोटा छोटा कदम हम बेबी स्टेप्स भी लेंगे ना तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। फ़ायदा उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों का ही है, हमारे समाज का है, हमारे देश का है। हम अपना एक भी बच्चा नहीं खो सकते, नंबरों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल नहीं। तो हमें उनका माइंडसेट चेंज करना है। अब वो किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से हम उन्हें ये ज्ञान दे सकते हैं या ये एजुकेशन उन्हें दे सकते हैं कि वो अपने आप को खुश रख सकें। खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नंबर और जीवन सब उसके साथ है। आपको खुश रहना बच्चों को वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब ये जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें तो पहले से ही बोल दिया है कि 8वीं तक के बच्चों को आप फेल भी नहीं कर सकते। नहीं फेल किया जाता, पर तब भी कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंसेस हैं, जो बच्चों के आपस की बातें हैं, एक एक टीचर को 40 से 45 बच्चे क्लास में दे दिए गए हैं। आप बताइए, उसके साथ पढ़ाई के साथ उसके साथ और भी 1000 काम दे दिए गए हैं। एक टीचर कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगी आप बताइए। पेरेंट्स बिजी हैं, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स को ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाऊं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। टीचर के पास वो गई, टीचर के पास इतना समय ही नहीं निकला कि वो बच्चे को बैठाकर सुन सके या वो बच्चे को ये कह सके कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम लिखो, तुम मेरे पे रीच आउट करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें इस गैप को फिल करना है। एक तो बच्चा अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर सके विदाउट जजिंग। पेरेंट्स उनके सामने कभी ये नहीं कहेंगे तुमने ये मुझे क्यों कहा या वो क्यों कहा। दूसरा, टीचर्स उसकी बात पूरी सुने विदाउट जजिंग कि बच्चे ने ये बात कह ही कैसे दी। नहीं, आप उसको सुनिए तो सही, क्या पता क्या प्रॉब्लम चल रही हो बच्चे के दिमाग में। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सपीरियंस काम करता है। जो बात आपने कही कि छोटी छोटी उम्र के लोग आ जाते हैं और पेरेंट्स पूछ भी नहीं पाते कि टीचर कितनी एक्सपीरियंस्ड है या कितना कर पा रही है, क्या करा सकती है हमारे बच्चे को। तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स को आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पेरेंट्स टीचर्स को और ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। इन पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कहीं भाई भतीजावाद आपको दिखा हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली? वो कि तो मतलब एक छोटी सी उम्र में ही उनको मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे को भी एक एक्सपीरियंस अभी सामने याद आ रहा है हाँ। कि उम्र में बहुत ही कम, हाँ हाँ मतलब मात्र 30 भी नहीं होगा, अ लेडी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल, और उसके आगे बहुत एजेड 50 40 50 60 ऐसी सिर्फ टीचर्स। तो वो उस लेडी को कैसे संभाल पाएंगे? एक एज में आपसे ऊपर लेडी है जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट वो टीचर है, और यहाँ पर पता चल रहा है कि जो प्रिंसिपल बन के चंद दिनों में प्रिंसिपल बन गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जी माया माया भाई भतीजावाद जो है वो सब माया का खेल है। आपकी कोई रिश्तेदार, भाभी, चाची, भतीजी, अगर उसने 12वीं कर ली है, कॉलेज कर लिया है, आपके पास स्कूल है, आप कहोगे लग जाओ स्कूल में प्रिंसिपल। कहाँ बोल पाएगी कोई 40-50 साल की टीचर उसके सामने? आप बताइए, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। मालिक की बेटी है, मालिक की भाभी है या मालिक की रिश्तेदार है। अब यहाँ तो मालिक और नौकर आ गया ना, स्कूल ही उनका है। तो आप कहाँ से बीच में ये सब चीज़ें डाल देंगे, उम्र कहाँ से डाल देंगे? और यहाँ फंस जाता है वो पेरेंट्स जो आम कि आदमी। जो अपने बच्चों से ये चाहता है कि बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ जाता है बच्चों से। अब वो भाई भतीजावाद तो हमारे समाज का बहुत अभिन्न अंग है, उसको तो हम काट नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, आप और हम जैसे लोग आगे बढ़े हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, इस बात पे भी मुद्दे पे आएंगे
तो शायद क्वालिफिकेशन मैटर करे, उस जगह पर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए शायद वो चीज़ भी आगे जाकर आएगी कि प्रिंसिपल जो है वो हमें प्रिंसिपल लगे तो मतलब ये हमेशा मिस ब्रगैंजा वाली टोन जो होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाएगी जब हमारी आवाज़ उठेगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्हें सोनम जी को अस्पताल में भी डाला गया है, अभी आपका ये टेलीकास्ट कुछ देर बाद होगा, तब तक ये मुद्दा और आगे बढ़ चुका होगा। पर आज जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है केस, तो हम एजुकेशन सिस्टम को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान के आगे बढ़ने से लोग उनके साथ जुड़े भी हैं, सरकार भी आगे आई है। सही बात है। एक आवाज़ उठी ना तो आए लोग, हम जब सभी आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं और सरकार भी अब एक्शन पे आ चुकी है। सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। तो धीरे धीरे हमें ये जो बेबी स्टेप्स हैं ये उठाने ही पड़ेंगे। किसी को लाउड होना पड़ेगा, किसी को सवाल पूछना पड़ेगा, तभी आगे से जवाब आएगा। सही बात है। और ये इंसान का पहला संबंध है अभी उन बातों से जिसको वो हमेशा दरकरार कर देते हैं, नहीं यार बाद में पूछेंगे, अब नहीं बाद में, अब नहीं बाद में। तो कब आएगा वो बाद में? सभी मूक दर्शक नहीं रह सकते, मूक दर्शक नहीं रह सकते, सही बात है। हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। अब तो पूरी बॉलीवुड अभी चाहती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को थोड़ा सा सुधार लेकर आया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने बच्चे नहीं खो सकते, तो हमारे को अपनी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, आगे ये स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। तो ज्योति जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो कि अभी तक पेरेंट्स के पास नहीं है कि वो बच्चे के बारे में जानकारी ले पाएँ अपने स्कूल से, या फिर उनके बारे में पता कर पाएँ कि क्या टीचर उस पोजीशन में है भी नहीं, कि वो एक्सपीरियंस है नहीं लेकिन बच्चे को पढ़ा रहा है। तो क्या राइट्स होने चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली? अब अमित जी, आप इस पे दो तरह के स्कूल हैं हमारे यहाँ पर, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है जी। सरकारी के हालात तो आपको भी पता है और हमारी जनता को भी और हमें भी, कि सरकारी स्कूलों में तो कैमरास तक भी कईयों में प्रोवाइडेड नहीं है, जो कि होना एक तरह से मैंडेटरी होना चाहिए। चाहे पेरेंट गरीब है या अमीर है, उसको ये पूरा एक्सेस होना चाहिए कि वो अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। अब आप इसको पैसे से नहीं तोल सकते ना, कि अगर तो अमीर पेरेंट है तो वो हमें अप्रोच कर सकता है, गरीब पेरेंट है तो वो बेचारा ये भी नहीं पूछ सकता कि मेरे बच्चे को पढ़ाया भी रहे हो या नहीं पढ़ा रहे, वो तो स्कूल में घुस भी नहीं सकता। तो सरकारी स्कूलों में एक तो कैमरा वगैरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स को इतना एक्सेस ज़रूर होना चाहिए कि वो पूछ सकें, उनके पास ये राइट हो कि हमारी जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रही है वो इतनी प्रभावशाली है या नहीं है। और अगर उन्हें डिसएग्रीमेंट रहता है अपने मैनेजमेंट की बातों से, वो अग्री नहीं करते हैं कि हाँ इतनी क्वालिफिकेशन जो ये बता रहे हैं वो उनकी नहीं लग रही है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको उसे वॉइस करना चाहिए और उनके वॉइस पर गवर्नमेंट को असर दिखाना चाहिए, या उसको उनकी जो टीचर की जो जॉब है उसको कुछ कहीं ना कहीं पे हटाकर किसी एक्सपीरियंस को वो जगह दिलवानी चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन सेंस की एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि इस एज के बाद जो है आपको रिटायरमेंट चली जाती है जी। फिर गवर्नमेंट उनको कितना सपोर्ट कर पाती है? सर अभी तक तो फाइनेंशियली पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब एक टीचर रिटायरमेंट लेता है तो उसके पास कितना राइट्स होता है कि अपनी फैमिली को वो संभाल सके? सर अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, पर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए, या तो उनकी पेंशन लगी होनी चाहिए या कोई ग्रेच्युटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर होती है वो सिंगल हैंडेडली ही अपनी फैमिली को पाल रही होती है, उसके पास कोई दूसरा होता नहीं है जो कि उसको संभाल सके। तो शायद आपके ज़रिए कुछ ऐसा एक्शन में आ जाए कि गवर्नमेंट स्कूलों में तो ज़रूर से मिलता है, बट प्राइवेट में थोड़े हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि उन्हें ग्रेच्युटी और जो बाकी का पैसा है या कुछ पेंशन है ऐसा कुछ मिले कि जो कि इस उम्र के बाद उन्हें हेल्प कर सके। इंडियन टीचर्स की विदेशों में कितनी डिमांड्स है आपके हिसाब से? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली इंडिया में पढ़ाई लिखाई टीचर्स की बहुत अच्छी है, उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, उनके ऑरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो उनकी कमांड भी बहुत अच्छी है। दूसरा, हिंदी लैंग्वेज को बहुत अच्छी एक पहचान दी गई है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो काफ़ी अच्छी डिमांड भी है और काफ़ी अच्छा पैसा भी है। इंडिया में जिस तरह से टीचर्स में एक भेदभाव या डिफ्रेंसिएशन किया जाता है वो बाहर शायद इतना देखने को नहीं मिलता है।
क्योंकि यहाँ पर 40-45 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहती है, बाहर मात्र 10 से 15 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहती है, एक नैनी मिलती है। यहाँ पर तो नैनी मेड्स जो होती हैं स्कूलों में, यहाँ पर 2-3 क्लासों में एक मेड दे दी जाती है, जो कि छोटे बच्चों में तो बिल्कुल मैंडेट होना चाहिए कि हर क्लास के बाहर एक खड़ी हो, ताकि वो गिरने का, वॉशरूम का, कई बार वो भी हैबिट्स नहीं होती हैं। एक अभी मैंने रिसेंटली केस देखा था जिसमें 2 बच्चे आपस में ही झगड़ चुके थे। जी जी मतलब नर्सरी क्लास में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को इतना इंजर्ड कर दिया जी जी कि उसे आईसीयू में जाना पड़ गया। ओ माय गॉड, ये तो सर बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन यही है कि वहाँ पर एक मेड और टीचर और कैमरास होने चाहिए। दूसरा, टीचर जब तक बच्चों के साथ है, वो बच्चों के साथ मतलब उन्हीं के साथ रहनी चाहिए, उसको कोई भी एडिशनल एक्टिविटी या एडिशनल कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सो दैट वो उन पर पूरा ध्यान दे सके। फोकस जो भी उसे 30, 35 या 40 बच्चे दिए गए हैं, वो उसकी आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक मेड्स वगैरह का भी हो गया, वो भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो सरकार को थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना होगा कि जो भी वो ऑडिट्स करती हैं वो थोड़ा टाइमली बढ़े, जिससे कि स्कूलों में भी एक डर बना रहे कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमें निगरानी में रख रहा है, जिसकी निगरानी में हम काम कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा जो एक डंडा है ना सर, वो जरूर सरकार का डंडा चलना हाँ चाहिए हाँ थोड़ा सा। बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसे समय की जब हर इंसान चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़े, हाँ। भूल ना जाए कुछ, वो था हमारा कोविड का टाइम। कोविड के टाइम में टीचर्स की क्या दशा रही होगी? अरे अमित जी, आपने दुखती तार छेड़ दी। वो जो कोविड का समय था, एक टीचर के सामने लैपटॉप रहता था। सपोज उसको कुकिंग करनी है, उस टाइम का आप जानते हैं, मेड्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब टीचर्स को घर भी संभालना है, अपना बच्चा भी उसका पढ़ रहा है, उसको झाड़ू पोछा बर्तन वो सभी काम जो कि महिलाएं घर में संभालती हैं, वो सब काम भी करने हैं। और जो टीचिंग है वो तो जॉब है, उसके लिए तो उसे पैसा मिल रहा है। अगर पैसा दिया जा रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप एक तरह से नौकर हैं, ठीक है। तो वो काम सुबह 7 बजे जो कैमरा उसके सामने आएगा, लैपटॉप उसके सामने रहेगा, वो कहीं ना कहीं रात के 9-10 बजे तक उसके सामने रहेगा। इतना जो क्लास तो 2 घंटे या 4 घंटे की क्लासेस खत्म हो 2-4 घंटे हो गई, उसके बाद उनकी मीटिंग्स चलेंगी, उसके बाद नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन चलेगी, उसके बाद उस प्रिपरेशन के लिए जो पीपीटीज बननी है वो भी सारा रेडी रहेगा, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है। और वर्चुअल में प्रिपेयर, और उस टाइम ये कहा जाता था, मैं अमित जी आपको बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे टीचर्स की सैलरी भी काटी गई थी। अच्छा, जबकि काम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था और 15% उनकी सैलरी काट ली गई थी। जो क्वालिटी देने के मूड में थे, मतलब सारे स्कूल्स दिखा रहे थे कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं सबसे ज़्यादा बच्चों पे ध्यान रहता हूँ। अब तो quality- टीचर्स के ऊपर भी एक और टीचर्स आप बता रहे थे कि एक और टीचर उसके हाँ, ऊपर मॉनिटर करता बिल्कुल था। बिल्कुल, वो तो हमेशा रहता ही था। उसके लिए कारण ये कहा जाता था कि कई बार एक का अगर इंटरनेट इशू आता है तो दूसरा उसको टेक ओवर कर ले, उस बात को समझा जा सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन आप उसके लिए टीचर्स को एकदम मैंडेट कर दो, वो भी नहीं होता कि चलो ठीक है, उधर से अगर नेटवर्क कटा इधर से टेक ओवर हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा टाइम आंखें खोल कर एक्टिवली बीच बीच पे रहना है। वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल स्कूल्स की तरफ से एक डंडा हुआ करता था, जो कि उनका मानना था कि शायद कोविड के टाइम पे काम कम हो गया है टीचर्स के पास, तो पैसा दिया जा रहा है, तो उनको मतलब पूरे टाइम इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो वो जो एक हेल्थ इश्यूज टीचर्स के साथ हो गए थे, पूरे टाइम स्क्रीन के सामने रहने के कारण पूरा टाइम घर, और स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गया था, उस पर किसी ने भी कुछ दिया नहीं काम। और दूसरा जो 15% काटा गया था, सरकार ने कहा कि वो धीरे धीरे करके वापस किया जाए, पर स्कूल्स ने वो भी वापस नहीं किया, क्योंकि काम बढ़ा दिया गया था और पैसा काट लिया गया था, लेकिन उस पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अब पैसा जब वापस करने को कहा गया है, तो जो स्कूल वापस नहीं कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वो जो आपका डंडा है वो कहाँ गया? सरकार का डंडा जो सरकार का चलना डंडा, चाहिए हाँ। था कि भाई वो पैसा एटलीस्ट जो उन्होंने मेहनत करी, हाँ। वो उन्हें वापस मिलना चाहिए था, वापस जो कि मिलना नहीं चाहिए, मिला। जो कि नहीं मिला। जबकि आप मानेंगे कि फीस 1 रुपया भी कम नहीं की गई। अगर मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है और मैं एक टीचर भी हूँ, तो मुझे उसकी फीस पूरी देनी है, लेकिन मुझे तनख्वाह कट कर मिलेगी। और साथ में वो जो बच्चे का आने जाने का कन्वेंस था
जो कि एक वो तो- बस का पैसा था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी वाली बात रख दी उन ड्राइवर्स भाइयों के लिए, हाँ, कि भाई उनका घर कैसे चलेगा, उनका घर कैसे तो चलेगा। पेरेंट्स को वो पैसा भी उस वक्त देना पड़ा, जो बिल्कुल। कि कन्विंस का था, जबकि बस 3 महीने 4 महीने तक चली नहीं नहीं चली। है। पूरा एक साल तक ऐसा रहा कि बिल्कुल बसेस नहीं निकली, क्योंकि प्राइमरी विंग में तो स्कूल काफ़ी टाइम तक बंद रहा जी, था। जी, जी। 10वीं 11वीं 12वीं फिर भी बीच में खुल गए थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये जो एक समस्या रही वो काफ़ी लॉन्ग टर्म रही थी। तो उसका जो पैसा है अब स्कूल ने पेरेंट्स से तो ले लिया, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद ड्राइवर्स को मिला या नहीं, टीचर्स को मिला या नहीं, इसकी निगरानी कौन करेगा। अगर टीचर आवाज़ उठा रही है कि मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए, तो वो जो आपने सरकार का योगदान समझा, इसमें सर पूछा आपने मुझसे कि सरकार का क्या योगदान है, तो सरकार को वॉइस करना पड़ेगा ना, बीच में आना पड़ेगा कि आपसे जो आपका पैसा मांगा जा रहा है आप क्यों नहीं दे रहे हो। और इसके साथ उसके बाद फिर एक नोटबंदी वाली प्रक्रिया भी हुई वो सरकार भी की हो तरफ गई, से, वो भी हो गई। तो उसमें टीचर्स के पास कैसा रहा जो नोटबंदी का दौर था? अब नोटबंदी का उनको इसलिए प्रभाव इतना नहीं पड़ता क्योंकि टीचर्स के पास ब्लैक मनी इतनी होती नहीं थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो बिजनेसमैन को ज़्यादा रहा, पॉलिटिशियंस को रहा होगा, वो बड़े बड़े लोगों को। ये 20, 25, 40, 45 इनसे अब क्या ही नोटबंदी, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, इनका पैसा तो जाना ही अकाउंट में होता है। हाँ, उन स्कूलों को ज़रूर पड़ा होगा जिन्होंने कैश में पैसा वापस लिया, हाँ, और जिन्होंने वो बार्टर सिस्टम के हिसाब से जो कुछ रिश्वतखोरी वगैरह की है, उन स्कूल्स को ज़रूर प्रभाव पड़ा होगा। बट वही बात है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता है। अब अगर सरकार थोड़ी सी एक्टिवली इसमें करे कि कहाँ से पैसा घुमाया जा रहा है, टोपी कहाँ घूम रही है, तो आई थिंक वो हम सबको हेल्प कर पाएगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से कुछ लोग तो जागरूक होंगे, हाँ। और कुछ लोगों के कमेंट्स ज़रूर आएंगे और पूछेंगे कि कहाँ से पैसा आता है। तो आपने अगर शुरू से अगर हमारा पॉडकास्ट देखा होगा तो इजीली आपको हमारे पॉडकास्ट में इजीली समझ में आ गया होगा कि पैसा किस तरह से कहाँ डाइवर्ट हो जाता है, कभी बार्टर सिस्टम के ज़रिए, या फिर एसी लगवा दो के ज़रिए, या फिर पैसे को किसी तीसरे के ज़रिए स्कूल तक पहुंचाना या कॉलेज तक पहुंचाना। साथ साथ हमने बात करी आज परिवारवाद की भी, कि कहीं अगर छोटी सी उम्र में आपके किसी बहन ने, चाची की लड़की ने, रिश्तेदारी में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो उसे डायरेक्टली प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जी। तो ऐसे ही ज्वलनशील मुद्दों पे जब आप बात करते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट भूल गए सर हाँ, आप, वो जो सर्टिफिकेट है उसमें तो पिक्चर भी बनी है एक, जिसमें हाँ, वो इरफान- हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। हाँ, ये सच्चे जो मुद्दे होते हैं पिछड़े उन्हीं से ही प्रभावित होती हैं, पिछड़े हमारे समाज का हिस्सा है। मूवीज वगैरह ये सब हमारे समाज को ही लेकर चलती हैं। 3 इडियट्स को आपने उठाया मुद्दा, वो भी हमारे समाज को ही लेकर है। वांगचुक जी हमारे सामने हैं, हम जानते हैं सभी क्या है, चल रहा है क्या नहीं। तो ये सब हमारे समाज का हिस्सा है और समाज को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। इसके पास ऑप्शन अब हम लोगों के पास नहीं बचा। हमारे साथ कदम बढ़ेंगे तभी आगे समाज बदलेगा, और नेक्स्ट जनरेशन को कुछ एक अच्छी आवाज उठानी पड़ेगी। जो बिल्कुल। जेनजी है, बिल्कुल। ये जो जेनजी वाला ग्रुप है, एक नया वाला, जो हमेशा कहता है हाँ। कि ऑनलाइन स्टडी अच्छी थी, हाँ, मतलब उसमें तो अच्छा, उसमें क्या आपको क्या लगता है कि जेनजी सही सोच रहा है कि जो ऑनलाइन था वो सही था? हमारे बच्चों को ना आराम की और कंफर्ट की थोड़ी सी आदत ना बढ़ गई है, और उस टाइम पे उन्हें चालाकियां भी करनी आ गई थी। टेबल्स पूछे जाते थे तो वो लिखे रखे होते थे कई बार, और एग्जाम्स वो कॉपीज खोल कर भी दे देते थे। तो इसमें पेरेंट्स का योगदान थोड़ा सा बढ़ गया था, और जो कि बढ़ना भी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे पूरी, लेकिन ऐसा भी बच्चे को क्या सपोर्ट करना कि जिसको आप वापस में जब पूछो कि भैया 16 पंजे कितने आया होते हैं, और वो कह रहा है, नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है, क्योंकि उसने तो चार्ट से कॉपी करके किया था। तो ये नकल का सिलसिला कोविड के टाइम से जो 5वीं 6ठी 7वीं में एंटर कर गया था बच्चे के अंदर, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि नेगेटिविटी का कीड़ा जो है उसके माइंड में आ गया था कि पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, सामने पढ़ा लिखा है, पढ़ के बता दे, कोई बात नहीं, मैडम का क्या है, मैडम को थोड़ी दिख रहा है। पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना कंफर्ट ज़्यादा लगने लग गया था कि चलो ठीक है, अपना पढ़ तो रहा है, काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं मानी जाएगी, बिकॉज वो भी अपने अपने लैपटॉप लेके कामों में किसी किसी रूम में बैठे ही होंगे, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, दोनों के दोनों वो भी लगे होंगे, और बहुत सारे काम थे जो कि मिलजुल के सबने किए हैं।
तो लेकिन हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। जितना भी यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में हमने अभी पहले बात भी करी है कि जंतर मंतर पे जाकर खड़े हुए अपने दोस्तों के साथ कि नहीं हमें पेपर लीक कैसे हुआ है, तो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना है। चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे मित्र के बच्चे हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना है। जेनजी अगर सोच रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें उनके पीछे खड़े होना है। आपके हिसाब से मोबाइल का जो दुरुपयोग होता है, सदुपयोग तो सभी को पता है कि आप अगर कुछ उससे अच्छा पूछना चाहेंगे तो वो अच्छा बताएगा जी, आपको नेगेटिव भी बता देगा जी, यहाँ तक कि अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं और उसके नेगेटिव कितने प्रभाव हैं वो भी तक आपको आपका मोबाइल बता देगा। जी, जैसे जी। कॉम्बिफ्लेम या फिर कोई भी ऐसी सर की दर्द की दवाई या कोई भी एक पेन किलर या कोई भी, वो कितना आपको फ़ायदा करेगा, कितना % नुकसान करेगा, मोबाइल आपका दोस्त है, बता देता है। लेकिन बच्चे मोबाइल का नेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली अपने एज की, अपनी जागरूकता के प्रति जो नई चीज़ें देखने के कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि समय से पहले जो ज्ञान बच्चों को मिल जाता है, उसके विषय में आपका क्या विचार है? अब ऐसा है, टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। वो हमें देखना है कि हमें क्या ग्रैस्प करना है। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं उस पर हमारी निगरानी ज़रूर होनी चाहिए। वो इंटरनेट में क्या एक्सेस कर रहे हैं उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए एज अ पेरेंट। दूसरा, हमारे बच्चे किस टाइम क्या क्या चीज़ किस रूम में है, अगर वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल हमें अकेले ही बैठना है, वो हमें अपनी जो हम गेम खेल रहे हैं और हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। अभी एक सीरीज़ आई है अरशद वारसी की, बहुत ज़बरदस्त, मैं नाम भूल रही हूँ, बहुत अच्छी सीरीज़ आई है, बड़ी अच्छी सीरीज़ आई है, प्रीतम एंड पेड्रो करके। उसमें पूरा ऑनलाइन का यही बताया गया है। अरशद वारसी का अपना बच्चा सुसाइड कर लेता है वेल के अंदर, जस्ट यही इंटरनेट पे गेम खेलने की वजह से, क्योंकि उसको चैलेंजेस मिलते हैं। और वही दूसरा केस वो लड़ता है एक बच्चे के लिए, मिनिस्टर के बच्चे के लिए। अब मिनिस्टर का बच्चा था तो ऑब्वियसली सब जागरूक हो जाएंगे, एकदम से सब खड़े हो जाएंगे कि नहीं वो तो होना ही है। तब उस इंसान को ये पता लगा कि वो इंटरनेट में जो गेम चल रही थी उस वजह से मेरा बच्चा गया है। तो इसका इतना नेगेटिव प्रभाव भी है और इसके पॉजिटिव भी हैं। हमें क्या चूज़ करना है वो हमें देखना है। अब बच्चा मिनिस्टर का है या बच्चा नॉर्मल कॉमन एक मैन का है, वो हमें देखना है, वो हमारी जनता को तय करना है और हमें तय करना है कि हमारे लिए सारे बच्चे एक समान होने चाहिए। कितने देर तक मैं अपने बच्चे को रोक पाऊंगा, या फिर कितने देर उसको मोबाइल कहूँ कि 1 घंटा खेल ले बेटा और वापस मुझे दे दियो, और वो मान जाए? रोकना, देखिए वो तो हमारे पास एक मजबूरी ऐसी आ गई कोविड के टाइम पे कि हमें मोबाइल थमाना पड़ा। अब हमें बस सिर्फ ये नज़र करनी है बच्चों के ऊपर कि वो उसमें देख क्या रहे हैं, एक्सेस क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा एक्सेस कर रहे हैं तो हमें उनके साथ रहना है। AI सीख रहे हैं, चैट GPT से कुछ कर रहे हैं, या नई नई PPTs बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, क्या नया युग है, नया AI आया है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्यों नहीं, ठीक है सीखो। कोई आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर यही फील्ड्स नहीं रह गई हैं अमित जी। अब फील्ड्स इतनी एडवांस हैं कि अगर ट्रैवलर भी वो बना है तो भी बहुत करोड़ों में वो छाप सकते हैं बच्चे पैसे। बिल्कुल, ट्रैवल ब्लॉगर्स वगैरह हैं। ब्लॉगर्स, हाँ, तो ये बहुत आजकल कमाई। पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, इसमें भी हमारी जनता हमारे साथ जुड़ती है, पैसा आता है, स्पॉन्सर जुड़ते हैं, तो हर फील्ड एक जो है वो मनी रेज कर सकती है। तो अगर टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा दे रही है, वाई नॉट। बस हमें ये नज़र रखनी है कि हमारा बच्चा कुछ गलत देखकर कुछ ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे, अब ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और ये पेरेंट्स की भी है और ये पूरे समाज की भी है कि हम सबको मिलजुल कर अपने बच्चों की ये जो साइकोलॉजी है कि हमारी ज़िंदगी इन नंबरों से कम है, वो चेंज करना है, ये माइंडसेट चेंज करना जो है। बात आती है स्ट्रेंजर्स की कि इज ए स्ट्रेंजर, ये मेरे को क्या समझाएगा, तो खास तौर पे नेबर्स, हाँ, हाँ। पड़ोसी। एक पड़ोसी जब बच्चे को संभालता है या फिर बताता है कुछ, तो कैसा एटीट्यूड पेरेंट्स को रखना चाहिए पड़ोसियों को लेके? क्योंकि आजकल ये होता है कि जस्ट अगर बच्चे को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बच्चा आके सबसे पहले मम्मी पापा को बताता है। ये उसकी अच्छी बात है कि वो बताता है, बिल्कुल। लेकिन फिर पड़ोसी को हम लोग डांटना शुरू कर देते हैं कि तूने हमारे बच्चे को क्यों बोला, हम है ना, हम बताएंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए आजकल तो वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। आजकल आप किसी भी सोसाइटी में जाइए या किसी भी जगह जाइए, आजकल कोई भी पड़ोसियों पर या किसी पर भी विश्वास नहीं करता। आजकल का ज़माना वो रहा ही नहीं कि आप अपने बच्चों को किसी के हाथों में दोगे। आजकल बच्चों को सेफ़ टच का मतलब भी पता है, गुड टच बैड टच भी पता है, आजकल बच्चों को सब पता है। और हम भी एज़ अ पेरेंट कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा किसी और पर रिलायबल रहे। हमें ओपन रहना है अपने बच्चों की हर डिमांड को, हर क्वेश्चन को सुनने के लिए और उन्हें आंसर देने के लिए। समय बदल गया है और हमें बदले हुए समय के साथ ही चलना है। हमें बच्चों को जज नहीं करना। अगर बच्चा हमसे कुछ सेक्स रिलेटेड इशू में भी बात कर रहा है तो हमें ओपन रहना है उसे सुनने के लिए और उसे सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि ये वो समय नहीं है नहीं नहीं बात नहीं करनी, नहीं नहीं ये नहीं करना वो। अगर हम उसकी प्रॉब्लम ही नहीं सुनेंगे तो वही बात आपकी जो 10वीं के बच्चे ने, अभी कौन सी क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे ने। तो अमित जी अब आजकल के समाज में ना पेरेंट्स का और टीचर्स का दोनों का योगदान थोड़ा सा बढ़ गया है। हमारी जिम्मेदारी अब बच्चों को समझने की ज़्यादा है, बच्चों को समझाने से ज़्यादा। उनको समझा तो हम रहे हैं क्योंकि हमारा योगदान है उनके जीवन में, हमें उनको समझाना है, लेकिन अब उन्हें समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे अपना हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात करी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन बहुत चलता है कि बेटियों को पढ़ाइए क्योंकि हमें उन्हें बचाना है। आपको मैं एक छोटी सी बात इसमें और ऐड करती हूँ। अगर हम इसकी जगह बेटा पढ़ाएं तो क्या हम बेटी नहीं बचा पाएंगे? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, ज़रा जनता भी जवाब दे इस बात में। बिल्कुल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, कि अगर हमारे बेटों को ये पता है कि जो भी लड़की है या जो भी, वो किसी ना किसी से रिलेटेड ज़रूर है। अगर हमारा बच्चा ये सीख गया, हमारा बेटा ये सीख गया कि हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, तो बेटियां अपने आप बच गई ना। सही बात। तो थोड़ा सा ये जो इसको स्लोगन को, ठीक है बेटियां पढ़ानी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बेटों को ये पता होना चाहिए कि वो जो बेटी है वो किसी ना किसी घर की लड़की है, तो हमें रिस्पेक्ट देनी है। वो मदर भी है, वो सिस्टर भी है, वो किसी ना किसी से रिलेटेड है। तो हर लड़के को ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए जितनी भी बॉयज़ खास तौर पे हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो एक बार फिर से सोचे कि बेटे को इतना जागरूक करें कि उसे पता चले इजीली कि मुझे अपना नेक्स्ट कदम किसी लड़की को देखने के बाद क्या सोच रखनी चाहिए, बिल्कुल, कितना अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ भी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी अपनी अर्धांगिनी, जो होने वाली अर्धांगिनी है, या फिर आपकी बहन, जी हाँ, कहीं ना कहीं बाहर जा रही होंगी और उनके साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट होगा कि कोई ना कोई उसको टीजिंग कर रहा होगा, छेड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो हर लड़के को इतना सजग हो जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल अमित जी, इसीलिए हमें अपने बेटों को भी जागरूक करना है, बेटों को भी पढ़ाना है। कि खाली बेटियों को पढ़ाने से, आजकल कोएड का ज़माना है, लड़के लड़कियां सब एक साथ करते हैं, नौकरियां, पढ़ाई, तो हमें वो डिफ्रेंसिएशन करना ही नहीं है। एजुकेशन बराबर, सोच बराबर, इज्जत बराबर। आजकल आप ये नहीं कह सकते कि लड़की जो है वो खाली घर के लिए ही बनी हुई है और लड़का जो है वो बाहर। इकट्ठे एक जैसे ड्राइविंग करती हैं लड़के लड़कियां, एक जैसी जॉब करती हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां एक जैसा कमाती हैं, तनख्वाह बराबरी, बिल्कुल इस लेवल पे पहुंच गए हैं। अब अगर 1.5-2 लाख लड़का कमा रहा है, वही 1.5-2 लाख लड़की कमा रही है, तो वो भी यही एक्सपेक्ट करेगी, भाई मैं रोटी बना रही हूँ तो सब्जी तुम भी डालो या तुम भी बनाओ। तो वो जो एक इवेंट, वो जो एक इक्वेलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़रूरी है समाज में। अब बदल गया है ज़माना। अब वो ज़माना नहीं रहा कि भाई तुम तो घर के लिए ही हो, तुम घरेलू काम करोगी और मैं बाहर से कमा कर लाऊंगा। नहीं, आज पढ़ी लिखी बेटियां हैं हमारी, उनको रिस्पेक्ट, उनको पैसा, उनको हर चीज़ बराबरी की चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आज आप जहाँ बैठे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं जहाँ बैठी हूँ मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो हम एक ही जगह पे, एक ही सोफे पे बैठे हैं। सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जोड़ूंगा मैं अपने इसमें कि भाई डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए किसी भी बात को लेके। सोसाइटी उसका
एंड नहीं होना चाहिए, चाहे आप छोटे से बच्चे से बात कर रहे हो या बड़ों से बात कर रहे हो। कई लोगों में डिप्रेशन में ऐसी चीज़ें आ जाती है, बिल्कुल। खास तौर पे जैसा हमने बात करी कि छोटे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। भाई मैं चाहूँगा कि आप खुल के बात करें, क्योंकि बात करने से सोल्यूशन मिलता है, और वो सोल्यूशन से कम हम एक पायलट या फिर आने वाली एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को या फिर समाज के उस एक इंसान को मिस नहीं करना चाहते जो हमारे समाज को मजबूत बिल्कुल, बनाने के लिए एक कारगर काम करेगा आने वाले फ्यूचर में, लेकिन उसे हम खो देते हैं सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। बातचीत करने से हर समस्या का समाधान बिल्कुल, मिलता है। बिल्कुल। आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बातें करी हैं, बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करी है, पर हमें जनता का भी योगदान चाहिए और हमें सरकार का भी चाहिए। बिल्कुल, सरकार तो मेरे ख्याल से कमेंट करने वाली है, लेकिन हम अपनी जनता से अनुरोध करेंगे, अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस पॉडकास्ट में आपको कौन सी बात कैसी लगी। आप अपने सुविचार, अच्छे विचार या फिर कोई भी एक सुझाव भी अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स पे आएँ, लिखें कि टीचर्स कैसे आगे अपनी और ज़्यादा मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं और सरकार को इस पे कितना साथ देना चाहिए। इसी विषय के साथ इस पॉडकास्ट का करते हैं अंत। मिलेंगे आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।